हम लोग अब ये जानेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसकी क्या मुख्य विशेषता थी जो वैदिककालीन सभ्यता से बिल्कुल ही भिन्न हो गई। तो जो इसकी मुख्य विशेषता है, परीक्षा में पूछे, इसकी एक ही मुख्य विशेषता है कि यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगरीय क्रांति से माना गया है। विश्व में सबसे पहली बार जो सभ्यता आई, शहरी सभ्यता, नगर का मतलब होता है शहर, और जो शहरी सभ्यता आई वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन जो इसके पहले मान्यता थी कि जो वैदिककालीन सभ्यता है वो पुरानी है, नहीं, इसके पहले की सभ्यता पुरानी है, सिंधु घाटी की सभ्यता उल्टा है। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि सबसे पहली बार जो धरती पर मानव बसा ढंग से, एक तरीके के साथ, पूरे सिस्टमेटिक के साथ, तो वो शहरी नुमा था। उसके बाद से ग्रामीण व्यवस्था आई, यानी कि वैदिककालीन जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी। अब देखिए, ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें आप अंतर जान लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको एकदम से स्पष्ट हो जाएंगी दोस्तों। तो अब देखिए, इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। जो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, हमने आपको बता दिया कि नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद से और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इसमें। तो देखिए, नगर योजना, सबसे पहले हम लोग नगर पे जाते हैं कि जो इसकी नगर योजना थी वो बहुत ही अच्छी थी, और जो सड़कें थी वह सबके दरवाजे से होकर गई थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। अब देखिए, जो यह सभ्यता थी इसमें जो नलियां है, यानी कि जो नाली है, वो सबके दरवाजे से होके गुजरी थी। कूड़ेदान की व्यवस्था थी। जो घर थे लोगों के, वो घर कच्ची तथा पक्की ईंटों के बनाए गए थे। फर्श भी प्राप्त हुए हैं, सीढ़ियों के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यह जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में 2 मंजिले भी थे। यह जो सभ्यता थी वह वास्तुकला के दृष्टिकोण से काफी अच्छी सभ्यता थी। वास्तुकला के दृष्टिकोण से काफी अच्छी सभ्यता थी। हमको कच्ची तथा पक्की दोनों ईंटों का हमने प्रयोग इस सभ्यता में देखा है। तो जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी। एक और क्वालिटी थी इस सभ्यता की कि जो मुख्य जो दरवाजे थे वह पीछे की तरफ खुलते थे, आगे की तरफ नहीं खुलते थे जैसे आजकल खुलते हैं। जो मुख्य दरवाजा था वो पीछे की तरफ था, और जो यहाँ पे सड़कें थीं और गलियां थीं, ये सब उस समय भी उपलब्ध थे। पक्की तथा कच्ची दोनों नालियों की व्यवस्था पाई गई है। ये तो रहा इसका वास्तुकला कि किस प्रकार की इस सभ्यता में वास्तुकला थी। उसके बाद से यह जो सभ्यता थी वो कृषि में भी ठीक ठाक थी। कृषि भी इसमें होता था। देखिए, इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि विश्व में सबसे पहली बार जो कपास की खेती है सर्वप्रथम किस सभ्यता में प्रारंभ हुई, तो वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता में कपास की खेती सबसे पहली बार की गई, देखी गई। एक प्रश्न ये है, तो कालीबंगा से, कालीबंगा भी एक स्थान है, कालीबंगा से हमको जूते हुए खेत का प्रमाण मिला, यानी कि जो खेत जोते जाते हैं उसका प्रमाण हमको कालीबंगा से मिला है। और इसमें हम देखते हैं कि जो हल है, यानी कि जो हल किसान चलाते हैं, हल का जो प्रयोग है इसी सभ्यता में हुआ। इसलिए बनमाली एक जगह है और यह भी एक सभ्यता है बनमाली। तो बनमाली से हमको जो हल हैं, हल के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। राई, सरसों, साग, ये सब चीजें हमको इस सभ्यता में मिली। लेकिन देखिए, गन्ने का कोई साक्ष्य इस सभ्यता में हमको प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी परीक्षा में पूछे तो गन्ने का हमको इसमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए, कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे। तो जो पशुपालन है इसमें देखिए, हाथी तथा घोड़ा से इस सभ्यता के लोग परिचित तो थे, लेकिन इन्हें अपने अंडर में नहीं कर पाए थे। अंडर का मतलब समझ रहे हैं, यानी इन्हें अपना पालतू नहीं बना पाए थे।
पालतू बनाने में असफल रहे हाथी और घोड़े को। देखिए घोड़ा जो है थोड़ा सा संदेहास्पद रहा है, लेकिन सुरकोटदा एक स्थान है सुरकोटदा, तो सुरकोटदा से हमको घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, जिससे क्लियर है, चूंकि जो इतिहास है वो प्रमाण मांगता है, तो प्राप्त हुए अस्थि पंजर, जिससे क्लियर है कि घोड़ा भी सभ्यता में था। खरहा, गेंडा, बंदर इत्यादि इस सभ्यता में थे और पालतू भी बनाए गए थे। और देखिए इस सभ्यता में शेर का कोई साक्ष्य दोस्तों प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये रहा इनका पशुपालन की व्यवस्था। यहाँ पे एक और चीज है कि पूछे कि भाई इनका जो व्यापार था वो क्या था, तो जो व्यापार था इनका यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वह क्या था, पशुपालन था कि कृषि था। तो जो इनका व्यापार था वो था इनका व्यापार क्या था, जो ये व्यापार था इनका सोने का था, चांदी का था, टीन का था, शीशा का था, लाजवर्द का था। तो ये लोग व्यापार करते थे। जो इनके साथ समकालीन जो सभ्यताएं थी इनके साथ ये लोग व्यापार भी करते थे। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए सोना है वो कहाँ से आता था, तो सोना आता था अफगानिस्तान से तथा भारत के दक्षिणी भाग से सोने का व्यापार होता था। जो टीन है वो अफगानिस्तान तथा ईरान से होता था। जो चांदी है वो भी अफगानिस्तान तथा ईरान से होता था। जो शीशा है ईरान से, अफगानिस्तान से, भारत के दक्षिणी भाग से होता था। जो लाजवर्द है वो अफगानिस्तान तथा मेसोपोटामिया की, सब एक पत्थर आता है लाजवर्द, तो काम आता है। तो मेसोपोटामिया तथा अफगानिस्तान से इन चीज़ों को भारतीय जो सिंधु घाटी के लोग थे आदान प्रदान करते थे। और जो व्यापार था वो मतलब धन यानी कि जो मुद्रा है, इस सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जो व्यापार था वो किस माध्यम से होता था, वस्तुओं के वस्तु विनिमय द्वारा होता था। यानी कि एक वस्तु हम देंगे और उसके बदले आपसे दूसरी वस्तु लेंगे। हाँ, बाद में थोड़ा सा प्रचलन हुआ कि जो मुद्रा है वो आया 16 के अनुपात में, लेकिन कुल मिला के इस सभ्यता में मुद्रा का जो प्रचलन है वो नहीं के बराबर था। वस्तु विनिमय ही, जब भी परीक्षा में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किस माध्यम से करते थे, तो उत्तर होगा वस्तु विनिमय के द्वारा ही जो व्यापार है वो चलता था। और परीक्षा में पूछता है कि इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था। आखिर में हर चीज का एक व्यवसाय होता है, तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय था न कृषि था न पशुपालन था, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इस सभ्यता के धर्म के बारे में, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस सभ्यता का धर्म। जो धर्म है इनका कोई विशेष धर्म नहीं था। ये लोग जो है मंदिरों की पूजा, मंदिर यानी कि जो मंदिर के साक्ष्य हैं वो इस सभ्यता से हमको प्रमाणित रूप से नहीं मिले हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर थे ही नहीं। मंदिरों का जो निर्माण की कला है वो बिल्कुल भी नहीं थी। आगे बताएंगे कब निर्माण हुआ था। तो इस सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, योनि पूजा और प्रकृति की जो पूजा है, धरती की पूजा, मातृ देवी की उपासना करते थे। और जो इनका पशु जो प्रमुख था जिसकी विशेष पूजा करते थे वो था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाले सांड की ये लोग विशेषतः पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से हमको स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। स्वास्तिक के चिन्ह हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई परीक्षाओं में पूछ चुका है और पूछने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए ये लोग किस पे विश्वास करते थे, प्रेतवाद, भूतवाद, पुनर्जन्मवाद पे ये लोग विश्वास करते थे। अब थोड़ा सा डिफिनीशन समझ लिया जाए कि प्रेतवाद क्या है। अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु असमय हो रही है तो उसको मानते थे कि भाई प्रेत में चले गए होंगे। और पुनर्जन्मवाद यानी कि आदमी मरता है तो उसका फिर जन्म होता है। पुनर्जन्मवाद, प्रेतवाद, इन सब पे इनका बहुत ही विश्वास था।
और जो धर्म आपको बता दिए, जब आदमी मरता था तो उसे हम कहते हैं अंत्योष्टि, यानी कि उसका अंत किस प्रकार से होता था इस धरती से। तो इसके अंत्योष्टि के 3 प्रकार थे। एक था पूर्ण समाधिकरण, और दूसरा था अर्ध समाधिकरण, और एक था दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण, अर्ध समाधिकरण और दाह कर्म। अब देखिए, जो पूर्ण समाधिकरण था उसमें जो व्यक्ति है उसको एक जमीन के अंदर खोद के गाड़ दिया जाता था, जिसे कहा जाता था पूर्ण समाधिकरण। अर्ध समाधिकरण क्या है कि शरीर जो था आदमी का वो आधा गाड़ दिया जाता था दोस्तों, और आधा छोड़ दिया जाता था, वो था अर्ध समाधिकरण, बड़ा डेंजरस था। और जो तीसरा है वो था दाह कर्म, यानी कि जो भी मरता था, जिसका भी समापन होता था इस धरती से, उसको जला दिया जाता था, वही कहलाता है दाह कर्म। तो देखिए, जो वर्तमान परिवेश है, एक चीज को छोड़ दिया है, 2 चीजों को अपनाया है। पूर्ण समाधिकरण भी है और दाह कर्म भी है। पूर्ण समाधिकरण में हमारे जो मुस्लिम समुदाय हैं वो लोग अपनाते हैं, और ये ईसाई लोग अपनाते हैं, और हिंदू धर्म वाले लोग दाह कर्म यानी जलाने का कार्यक्रम रखते हैं। तो देखिए, 2 सिस्टम है। हमने पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जब हम तुलना करते हैं तो आधुनिक जो भारत है या विश्व है उससे काफी मेल खाता है, इसलिए यह सभ्यता विकसित सभ्यता कही जाती है बहुत सारे मामलों में। अब देखिए, जो इसकी लिपि थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो क्या थी। देखिए, जो लिपि पे ध्यान जो है सबसे पहले कनिंघम महोदय का गया था कि कुछ चित्र बने थे, तो उन्होंने ध्यान पहली बार किसने दिया कि कुछ लिखा है, कुछ है ये, तो कनिंघम महोदय। और इनकी लिपि को पढ़ने का जो प्रयास है, कार्य किया, वो बैंडल महोदय ने किया था। सबसे पहली बार बैंडल महोदय ने ही किया था। और जो इनकी लिपि थी कोई सिस्टम में नहीं थी, भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का अर्थ ये होता है कि हमको अपनी बात को रखना है या कहना है, तो उसके एक इशारों में हम कोई चित्र बना दें कि अगला समझ जाए। जैसे मान लीजिए हमको बताना है कि भाई ये मछली है, तो हम मछली का चित्र बना देंगे तो अगला समझ जाएगा कि भाई ये मछली है। तो अब समझ रहे हैं दोस्तों, तो भाव चित्रात्मक थी। जो भी अपनी चीजों को कहना होता था तो उसका चित्र बनाते थे, यानी कि पढ़ने का जो सिस्टम था, लिखने का जो सिस्टम था, लिपि जो थी, इनकी भाव चित्रात्मक थी। याद रहे, किसी भाषा का निर्माण नहीं हुआ था। अब ये नहीं कि हम बता रहे हैं कि दाएं से बाएं ये लोग लिखते थे, तो आप ये ना समझिए कि किसी भाषा का निर्माण हुआ था। नहीं, लिपि दाएं से बाएं ये लोग अपना चित्र बना के अपने भाव को क्लियर करते थे कि ये चीज है, लेकिन दाएं से बाएं, लेकिन लिपि थी भाव चित्रात्मक। तो इस प्रकार से जो इनकी लिपि है वो थी भाव चित्रात्मक।